बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन की हमारे पास ज़रूरत बेसिकली क्यों पेश आई थी और ये किसने पेश की थी, कब पेश की थी। अच्छा, इसके बाद हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में हम पढ़ते क्या हैं और फिर उसी स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बल्कि आपको ये हम यहीं पे याद करवा के जाएंगे, गारंटी हम आपको देते हैं। तो जवाब हमें दीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अगर इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो 1864 में 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स थे। जो नॉर्वे के रहने वाले होते हैं उनको हम नॉर्वेजियन कहते हैं। 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग और दूसरे का नाम था पीटर वेज। ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया और केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक लॉ पेश की जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए पेश की। ये लॉ हमें रिलेशन शो करता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ हमारे पास क्या शो करता है? ये हमारे पास रिलेशनशिप को शो करता है। रिलेशनशिप किस चीज के दरमियान? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। दिस लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस हासिल हो जाए, उस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमारे पास ये रिलेशनशिप शो करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के दरमियान। सो वी कैन से दैट दिस लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गई, हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया और ये बेसिकली क्यों हमारे पास ये पेश हुआ। अच्छा, अब आते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली हमें ये कहता है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है, जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के दरमियान। वो दो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब अगर स्टेटमेंट को हम लिख लें तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि द रेट और स्पीड एक ही चीज, द रेट और स्पीड ऑफ chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration। मोलर कंसंट्रेशन को हम बेसिकली एक्टिव मास भी कहते हैं। द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग substances. The rate or speed of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration, or we can say the product of active masses of reacting substances. देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं एक्टिव मासेस के कंसंट्रेशन पर। लेट्स सपोज हमारे पास एक 2 सब्सटेंसेस हैं, ए
और B, ये सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं C और D। ये A और B रिएक्ट करेंगे तभी हमारे पास प्रोडक्ट C और D बनेगा। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, लेट सपोज ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और अगर हमें रिवर्स रिएक्शन करना हो तो C और D एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास बनाएंगे प्रोडक्ट A एंड B। इसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये डिपेंड करता है हमारे पास A और B के मोलर कंसंट्रेशन पर। जितना A और B की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास, या जितना A और B का एक्टिव मास हमारे पास ज्यादा होगा, उतना हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड है वो ज्यादा होगा। देखिए, और जितना हमारे पास A और B का कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस अगर हम कहें, अगर वो कम होगा, वो उतना हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो कम होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो A और B की जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है एक्टिव मास। इस एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन का हमारे पास क्या मतलब है? देखिए, अगर हम एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन को डिफाइन करें तो देखिए, एक्टिव मास की अगर हम सिंपलेस्ट डिफिनीशन करें या सिंपली इसे हम डिस्क्राइब करें, द एक्टिव मास इज बेसिकली द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है उसे ही हम एक्टिव मास कहते हैं। अच्छा, अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, आपको ये नहीं पता कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि इट इज नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, रादर इट इज द कंसंट्रेशन और पोर्शन दैट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। देखिए, ये जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन या वी कैन से जो एक्टिव मास है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं होता, रादर ये हमारे पास वो कंसंट्रेशन या वो पोर्शन होता है जो एक्टिव होता है, which participates in chemical reaction, which take part in chemical reaction. Let's suppose इस above एग्जाम्पल में A के हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स हैं और B के भी हमारे पास लेट्स सपोज 30 मॉलिक्यूल्स हैं। सही है, 30। ये A के मॉलिक्यूल्स हो गए 50 और ये B के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये A और B 1:1 में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास COD बन रहा है। तो हमारे पास ये 30 A के मॉलिक्यूल 30 B के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे और हमारे पास 30 C और 30 D मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। अच्छा, अब ये इस 50 में से 30 A मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट कर लिया और 20 A मॉलिक्यूल्स हमारे पास रह गए। सो ये जो एक्टिव मास है, इस 50 A को हम एक्टिव मास नहीं कहेंगे, ओनली 30 ने रिएक्ट किया है तो हमारे पास 30 A एक्टिव मास है और ये जो 20A है इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारे पास एक्टिव मास नहीं है। एक्टिव मास इज नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट। ये हमारे पास एक टोटल अमाउंट 50 है। सो ये जो एक्टिव मास होता है ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं होता, रादर ये हमारे पास वो कंसंट्रेशन होती है, वो पोर्शन होता है किसी सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। 30 A ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, 30 B के साथ रिएक्ट किया, 30 CO3 30 D बना लिया, तो यहां ये जो 30 A है इट इज एक्टिव मास और वी कैन से इट इज मोलर कंसंट्रेशन। इट इज
कंसंट्रेशन, और इस एक्टिव मास या इस कंसंट्रेशन को हम यूजुअली मोल पर डीएमक्यू और मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डिफिनीशन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई। अच्छा, अब इसको हम एग्जांपल्स और मजीद एक्सप्लेनेशन से इस तरह समझेंगे ना कि आप इसे फिर मजीद नहीं भूलोगे। इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी। ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास बना लेते हैं सी एंड डी, और बैकवर्ड ये वापस ए और बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब मोलर कंसंट्रेशन और इफेक्टिव मास ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हमने कहा कि एक्टिव मास इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसी तरह बी का जो एक्टिव मास है या मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सी के एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन को हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट वाले धागा में एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह डी के भी इफेक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ ली कि जो हमारे पास जो रेट होता है, रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट का जो लेट सपोज हम फॉरवर्ड रिएक्शन ले लेते हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ए का है, ये एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन है बी का। सही है। सो जो हमारे पास द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of a reacting substances, the product of molar concentration of reacting substances। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया ए और बी। अच्छा, इसी तरह बैकवर्ड, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन को मतलब सी और डी जब हमारे पास वापस रिएक्ट कर लेते हैं, सी और डी हमारे पास वापस रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे पास ए और बी बना लेते हैं, ये हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन और इफेक्टिव मास ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो हमारे पास रेट है बैकवर्ड रिएक्शन का, और वी कैन से द रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सी और डी रिएक्ट करेंगे तभी हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अच्छा, इससे भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे के रिवर्स लगा लिया और इसको सी और डी। अच्छा, ये हो गए हमारे पास इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास ये होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होगा। सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इसकी आप वैल्यूज पुट कर लें, के फॉरवर्ड इनटू ए, putting values from equation 1 and equation 2, we will get k
के रिवर्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। अच्छा, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला? इस इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चला, from this equation 1 and this equation 2, we can take a guess that the rate of a chemical reaction is directly proportional to the molar concentration of a reacting substances. That equation 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास rate of chemical reaction है, rate of chemical reaction, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन का रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर concentration, or it is directly proportional to the molar concentration or active mass of reacting substance. आई होप आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की समझ आ गई होगी, इसके इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन की समझ आ गई होगी। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा कि 1864 में 2 नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स थे, सीएम कोलबर्ग और पीटर वेज। इन्होंने एक केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक लॉ पेश की जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहती है कि द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फिर उसी डिफिनीशन को हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और सबसे अहम बात, हमने एक्टिव मास के बारे में पढ़ा। हमने एक्टिव मास के बारे में ये पढ़ा कि ये जो एक्टिव मास होता है ये एक्चुअल मास नहीं होता, ये किसी सब्सटेंस की एक्चुअल अमाउंट नहीं होती, रादर ये हमारे पास वो सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, जो हमारे पास एक्टिव होती है, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। एक्टिव मास को यूजुअली हम कंसंट्रेशन में या मोलर कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास यूजुअली मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर में होता है, और इसको हम इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।